नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे रहस्य की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं जो पूरे 5000 साल पुराना है। एक ऐसा रहस्य जहां हमारे प्राचीन धर्मग्रंथ और आज का आधुनिक समुद्री पुरातत्व विज्ञान दोनों आपस में आकर मिल जाते हैं। ये सोचना बेहद दिलचस्प है कि जिसे सदियों तक सिर्फ एक कहानी, एक पौराणिक गाथा माना गया, वो असल में एक ठोस ऐतिहासिक सच्चाई निकली। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भगवान कृष्ण की वो खोई हुई द्वारका नगरी महज एक मिथक थी, या फिर समुद्र की गहराइयों में दबी कोई ऐतिहासिक सच्चाई, एक पूरी तरह से सुनियोजित, बेहद खूबसूरत और भव्य शहर जो अचानक अरब सागर की लहरों के नीचे कहीं गायब हो गया। ये अब सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं रह गई है, बल्कि पानी के नीचे चल रही एक जबरदस्त डिटेक्टिव स्टोरी बन चुकी है। तो इस रहस्य को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले उस स्वर्ण नगरी की मूल कहानी की ओर चलते हैं। असल में हुआ क्या था कि उस दौर में मथुरा पर बार बार आक्रमण हो रहे थे। अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए श्री कृष्ण ने एक बहुत ही शांत और सुरक्षित जगह की तलाश की। भागवत पुराण बताता है कि समुद्रदेव वरुण ने उन्हें 12 योजन यानी करीब 153 किलोमीटर जमीन दी थी, और फिर देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने वहां एक पूरी नई सभ्यता बसाई। बताया जाता है कि इस नगरी में मणि, सोने और चांदी से बने 900 से ज्यादा भव्य महल थे, और सिर्फ महल ही नहीं बल्कि उनकी सिंचाई प्रणाली और गहरे समुद्र वाले बंदरगाह इतने एडवांस थे कि वो आज के बड़े बड़े महानगरों को भी टक्कर दे दें। सच में एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर शहर। लेकिन जहां इतना भव्य निर्माण होता है, वहां अंत भी कहीं ना कहीं छिपा होता है। आइए इस कहानी के उस दुखद हिस्से की ओर बढ़ते हैं। महाभारत युद्ध के बाद चीजें बहुत तेजी से बदलने लगी। ये एक काफी अंधकारमय अध्याय है। इसकी शुरुआत हुई गांधारी के उस श्राप से जिसमें उन्होंने यदुवंश के संपूर्ण विनाश की बात कही थी। इसके बाद घटनाओं की एक पूरी चेन बन गई। सांप की एक छोटी सी शरारत की वजह से उन्हें एक लोहे का मूसल पैदा होने का श्राप मिला, और किस्मत देखिए, उसी मूसल का एक टुकड़ा बाद में एक शिकारी के तीर का हिस्सा बना, और वही तीर प्रभास क्षेत्र में श्रीकृष्ण को जा लगा। उनके जाते ही यदुवंशियों में आपसी संघर्ष शुरू हो गया, और फिर देखते ही देखते वो पूरी की पूरी सुनहरी द्वारका नगरी हमेशा के लिए समुद्र की लहरों में समा गई। तो ये तो रही वो कहानी जो हम सब ने सुनी है, लेकिन विज्ञान ने इस सच की तलाश कैसे शुरू की? देखिए, सदियों तक दुनिया यही मानती रही कि यह सिर्फ एक धार्मिक कथा है, लेकिन फिर कुछ ऐसे सुराग मिलने शुरू हुए जिन्होंने इस पूरी सोच को ही बदल कर रख दिया। 1930 के दशक में समुद्र के ऊपर से उड़ने वाले कुछ पायलटों ने नोटिस किया कि पानी के नीचे कुछ अजीब सी ज्योमेट्रिक आकृतियां बनी हुई हैं। फिर 1963 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बेट द्वारका में खुदाई की, तो उन्हें वहां प्राचीन बर्तन और मूर्तियां मिली। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ 1970 के दशक में मिला एक ताम्रपत्र, जो 6वीं शताब्दी के राजा सिंधत का था। इसमें साफ साफ श्री कृष्ण के निवास का जिक्र था। यहीं से पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद हमारे धर्म ग्रंथ अपने अंदर एक सटीक भौगोलिक इतिहास समेटे हुए हैं। और यहीं एंट्री होती है डॉक्टर एस.आर. राव की। उनका एक बहुत ही मशहूर कोट है जो इस पूरी खोज की नींव बना। उनका कहना था कि जब रोम, एथेंस और बेबीलोन जैसे शहरों की खुदाई हो सकती है, तो द्वारका की क्यों नहीं? भारी संदेह और आलोचनाओं के बावजूद 1979 में उन्होंने भारत के समुद्री पुरातत्व विज्ञान की शुरुआत की, वो भी सिर्फ 800 रुपए के शुरुआती फंड के साथ। उनका यही दृढ़ संकल्प इस पूरी रिसर्च में एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आया, और इसी संकल्प का नतीजा थी वो अभूतपूर्व खोजें जो समुद्र की गहराइयों में इंतजार कर रही थीं। 1983 से 1992 के बीच डॉक्टर राव की टीम ने समुद्र की गहराई में 12 बेहद खतरनाक अभियान किए, वो भी बिना किसी आधुनिक रोबोटिक्स के। और जो उन्होंने खोजा वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ग्रंथों में जो भव्य दीवारों और शिप्स के एडवांस्ड नेविगेशन की बातें लिखी थीं, वो कोई कोरी कल्पना नहीं थी। समुद्र के 30 मीटर नीचे उन्हें 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवारें मिली, 30 से ज्यादा विशाल पत्थर के स्तंभ और 3 छेद वाले खास तरह के लंगर मिले। ये सारी चीजें एक बेहद एडवांस्ड और प्राचीन बंदरगाह होने का पक्का सबूत थी। मतलब जो कविता जैसी लगने वाली बातें ग्रंथों में थीं, वो समंदर की तलहटी में एक ठोस सच्चाई बनकर सामने आ रही थीं। अब आते हैं 2000 के दशक में, जब हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हुआ। एएसआई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने मिलकर एक जॉइंट एक्सपीडिशन किया।
इसमें एडवांस्ड सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर्स का इस्तेमाल करके करीब 4000 वर्ग मीटर के इलाके को स्कैन किया गया। और पता है क्या मिला? विशाल चूनापत्थर के ब्लॉक, प्राचीन टेराकोटा सील और बिल्कुल वैसी ही जल निकासी प्रणाली यानी ड्रेनेज सिस्टम जिसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में किया गया था। इस डिजिटल मैपिंग ने साफ कर दिया कि वहां 2 नॉटिकल मील में फैली एक विशाल सभ्यता मौजूद थी, जो अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे डूबी थी। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है, और वो है कार्बन डेटिंग के नतीजे। वहां मिली बहुत सी चीजें तो महाभारत की 5000 साल पुरानी टाइमलाइन के साथ बिल्कुल फिट बैठती हैं, लेकिन एक खास बर्तन ने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। जब उसकी जांच की गई तो वो लगभग 9000 साल पुराना निकला। जी हां, 9000 साल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से भी कई ज्यादा पुरानी हो सकती है। ये एक ऐसी खोज है जो इतिहास के कई पन्नों को फिर से लिखने पर मजबूर कर सकती है। खैर, अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि विज्ञान के नजरिए से आखिर इतनी बड़ी नगरी डूबी कैसे? इतनी विशाल और वेल प्लान्ड सिटी अचानक समुद्र के तल पर कैसे पहुंच गई? इस प्रलय के पीछे की वजह भूगर्भ विज्ञान ने काफी हद तक साफ कर दी है। प्रोफेसर रेंस ने एक ओशनोग्राफिक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने अरब सागर के पिछले 20,000 सालों के वाटर लेवल को ट्रैक किया। उस स्टडी में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। वैश्विक जल स्तर में अचानक से हुई एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी। तो ग्रंथों में जिस जल प्रलय की बात की गई है वो असल में इस ग्लोबल नेचुरल डिजास्टर के साथ बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से मैच करती है। अगर हम इस डेटा को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 11,000 साल पहले समुद्र का जो स्तर था वो आज के मुकाबले करीब 25 मीटर नीचे था, लेकिन ठीक 5,000 साल पहले समुद्र के स्तर में अचानक से कई मीटर की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई और भयंकर सुनामी जैसी गतिविधियां हुईं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बिल्कुल वही समय था जब द्वापर युग समाप्त हुआ था। और तो और इसी तरह के सुनामी के सबूत दुनिया के दूसरे हिस्सों जैसे कैरिबियन और इंडोनेशिया में भी मिले हैं। इस सब का निष्कर्ष क्या निकलता है? द्वारका सिर्फ एक डूबा हुआ शहर नहीं है, ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी जीवंत है। ये जगह सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ही खास नहीं है, बल्कि ये हमारी एक बहुत गहरी सांस्कृतिक विरासत का जीता जागता सबूत है। हाल ही की बात करें तो फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद समुद्र की गहराइयों में जाकर इस प्राचीन जलमग्न नगरी के अवशेषों का दौरा किया और वहां मोरपंख अर्पित किया। ये घटना इस बात का प्रतीक है कि भारत की आधुनिक पहचान और उसकी हजारों साल पुरानी प्राचीन जड़ें आज भी आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। एक ऐसा शहर जो भले ही खो गया हो, लेकिन आज भी हमारी चेतना में पूरी तरह से मौजूद है। तो इस सबसे ये स्पष्ट होता है कि कैसे आस्था और विज्ञान आज एक ही बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। और ये पूरी रिसर्च एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पीछे छोड़ जाती है। समुद्र की इन अथाह गहराइयों में न जाने ऐसे और कितने प्राचीन मिथक होंगे जो चुपचाप खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस एक्सप्लेनर से ये तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि आस्था और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि दोनों एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते हैं। सच कभी मिटता नहीं है, वो बस खोजे जाने का इंतजार करता है।